हेलो वीवर्स, दिस इज अब्दुल रहमान एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स डायरी। आज हम बायोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के पहले लेक्चर के ऊपर बात करेंगे जो कि मेटाबॉलिज्म्स के बेसिक्स के बारे में है। अगर हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूट द मेटाबॉलिक पाथवे। सो तमाम केमिकल रिएक्शन जो एक सेल्स या ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, ऑफ कोर्स ये तमाम जो रिएक्शंस है इसके पीछे कोई ना कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व है जो उस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, जो उस सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करता है इनटू सर्टेन प्रोडक्ट। तो इन सब को जब हम मिला के स्टडी करेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आएगा। इसमें फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड की या एनर्जी की प्रोडक्शन से लेकर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, ये सारा जो है मेटाबॉलिज्म के कैटेगरीज में आता है। अभी तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक पाथवे में यूज़ होते हैं और सर्टन रिएक्शन जो है वो कैटलाइज कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करना चाहें तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कैटाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिक पाथवे है, और दूसरा हमारे पास एनाबॉलिज्म है या इसको हम बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं। कैटाबॉलिज्म को हम डिग्रेडेटिव पाथवे भी कहते हैं, फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, विच रिलीज एनर्जी। सो जब कोई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है वो किसी एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर कोई पॉलीसेकेराइड है या लिपिड्स है और वो किसी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट होता है प्रोटीन की केस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन जब यही एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल किसी एनर्जी रिच कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड मिलके पॉलीसेक्राइड बना लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिक या बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमें एनर्जी रिलीज होती है, हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, यानी एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन होती है। जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी एटीपी और एनएडीपीएच जो है इसमें यूटिलाइज होते हैं। कैटाबॉलिज्म को अगर हम फर्दर देखना चाहें तो ये 3 स्टेप में प्रोसीड होता है। सबसे पहले क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो लार्जर मॉलिक्यूल है जैसे पॉलीसेक्राइड्स है तो वो उसके अपने मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह फैटी एसिड जो है वो अपने लिपिड जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये सब का एक कॉमन पाथवे से एक इंटरमीडिएट्स बनता है जो एसिटाइल को ए है, और फिर एसिटाइल को ए की ऑक्सीडेशन होती है। फाइनल ऑक्सीडेशन हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल के ज़रिए होती है। अगर हम इसको इस डायग्राम से देखें तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली हमारे पास लार्जर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट की केस में पॉलीसेक्राइड्स है, फैट्स के केस में लिपिड्स है, जबकि प्रोटीन्स है। तो इसकी इनिशियल स्टेज में इसके जो मोनोमर्स हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स है, फैटी एसिड है या अमीनो एसिड है। स्टेज 2 में ये कॉमन इंटरमीडिएट बनाते हैं, यानी अमीनो एसिड से भी एसिटाइल को आता है, फैटी एसिड से भी एसिटाइल को ए बनता है, जबकि मोनोसेक्राइड भी जब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से गुजरता है एसिटाइल को ए बनाता है। उसके बाद एसिटाइल को ए जो है फाइनल डिग्रेडेशन के लिए सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है और ये कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा एटीपी भी प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ हमें NADH और FADH2 भी मिलती है। ये जो NADH या FADH2 है इसको आप यूँ समझ लें कि इट्स अ काइंड ऑफ डॉलर जिसके अंदर अच्छे ATPs मौजूद हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके NADH से हमारे पास ATP बन के आते हैं, और इसी तरह FADH से भी हमें ATP बन के आते हैं। So that electron transport chain is like money exchange shop, जहाँ पे आप डॉलर को कैश करते हैं और वो आपको करेंसी रुपीस में दे देता है। So same is case with NADH और FADH, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके कैश होते हैं और इसमें से ATP की प्रोडक्शन होती है।
अगर हम टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखें तो या तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होगी। दूसरी तरीका ये होगा कि किसी ग्रुप की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी एक ग्रुप जो है वो मालिक्यूल से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, या रीअरेंजमेंट एंड आइसोमराइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन आइसोमरेज एंजाइम। मालिक्यूल के अंदर सर्टेन जो है उसकी कन्फिगरेशन में चेंज आता है, जैसे कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बन जाता है, या ग्लूकोज से गैलेक्टोज या मैनोज बन जाता है। सो दैट इज बेसिकली रीअरेंजमेंट और आइसोमराइजेशन। फिर फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है मेटाबॉलिक, वो ये हो सकता है कि मेक एंड ब्रेक ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो मोस्ट ऑफ केसेस में कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब कभी ज़रूरत हो पड़ती है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को स्टडी करने के लिए। आया हम रिसर्च कर रहे हैं, या अभी तक जो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनेओजेनेसिस वगैरह वगैरह, ये जब स्टडी हुए तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स बेसिकली एम्प्लॉय किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर इसेंशियली आइडेंटिकल। चाहे आप माउस में देखें या ह्यूमन में देखें या सर्टेन बैक्टीरिया में देखें, तो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। कहीं पे जाके थोड़ी सी एक्सेप्शन हो सकती है, मोस्ट ऑफ द पाथवे विल रिमेन द सेम। और इसका फायदा क्या होगा? फॉर दिस रीजन मैनी ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द मेटाबॉलिज्म। अब ऑफ कोर्स हमने अगर कुछ मेटाबॉलिक पाथवे की अंडरस्टैंडिंग लेनी है या किसी एंजाइम के बारे में जानना है कि इसका मेटाबॉलिक पाथवे में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें हम किसी ह्यूमन के अंदर डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकते। किसी ह्यूमन मॉडल के अंदर हम उस स्टडी को कैरी आउट नहीं कर सकते। उसके कुछ एथिकल रीजंस भी होते हैं और उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स ह्यूमन्स को आते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स में ये पाथवे बिल्कुल सेम है जैसे कि ह्यूमन के अंदर है, तो हम उन एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम माउस को यूज़ करते हैं, या हम सर्टन बैक्टीरियाज को जिसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए दो मेथड्स फिर फर्दर हम देखते हैं कि अगर हमने मेटाबॉलिक स्टडी करनी है तो हम इसको इन वीवो कर सकते हैं। इन वीवो मतलब विद इन अ लिविंग सिस्टम, या हम इसको इन विट्रो कर सकते हैं, यानी एक टेस्ट ट्यूब लैब के अंदर हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। या हम ज़रूरत पड़ने पर दोनों को ही यूटिलाइज कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और अपने अपने बेनिफिट्स हैं। इन वीवो स्टडीज़ के लिए लिविंग सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कोई पाथवे इसमें स्टडी करना चाहते हैं तो एसोसिएटेड जो और पाथवे है उसका इम्पैक्ट भी हम स्टडी कर सकते हैं। कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन आता है वो भी स्टडी कर सकते हैं। जो एनिमल है या जो मॉडल है ऑर्गेनिजम्स है जिसकी बॉडी के अंदर हम इस पाथवे को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स को भी हम देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं अगर हम उसके अंदर कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन साथ कुछ नुकसानात ये हैं कि उसको ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एनिमल हैंडलिंग जो है वो एक मुश्किल काम होता है। फिर कुछ एथिकल रीजंस भी आ जाती हैं कि एनिमल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड दे बेसिकली डोंट लाइक टू यूज़ द एनिमल फॉर द योर ओन बेनिफिट्स। तो ये कोई मसाइल इन वीवो में हो सकते हैं। इन विट्रो जो है ये निस्बतन आसान तरीका होता है। आप टेस्ट ट्यूब को लेके कोई सैंपल लैब के अंदर उस पे ऊपर कोई जो है वो टेस्ट रन करते हैं, जैसे हम पीसीआर करते हैं या एलाइजा टेक्निक से कोई टेस्ट रन करते हैं। तो ये सारा कुछ हम इन विट्रो कर रहे होते हैं, तो इजी टू हैंडल होता है। लेकिन रिजल्ट के जो आउटकम होते हैं वो मे भी इतने अच्छे ना हो इन विट्रो में, क्योंकि बॉडी में हम इसके सिम्टम्स का हमें नहीं पता चलता या किसी और एसोसिएटेड पाथवेज का हमें नहीं पता चलता। अगर कहीं पे दोनों तरीके यूज हो कि इन वीवो में भी स्टडी हो और इन विट्रो में स्टडी हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, बट दैट कुड बी एक्सपेंसिव। अब इन मेटाबॉलिज्म को स्टडी करने के लिए जो हम मेथड एम्प्लॉय करते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले कि हम होल ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं या इसके कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी कहा है कि इन वीवो स्टडी कर सकते हैं, या हम किसी मेटाबॉलिक प्रोब को यूज कर सकते हैं, या फिर हम किसी आइसोटोप्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एक होल ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं।
होल ऑर्गेनिजम्स में ये है कि हम कोई मेटाबॉलिक स्टडी अगर होल ऑर्गेनिजम्स में करना चाहते हैं तो हम मॉडल ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं कि जो हम आजकल लैब में कर रहे हैं वो होल ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक स्टडी की एक एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। ये हम किस लिए करते हैं कि अगर किसी की हमने कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म देखनी है कि आया वो ग्लूकोज को टॉलरेट कर पाता है या नहीं, तो उस केस में अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है या ओबीस है बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से, तो उसमें डायबिटीज़ के चांसेस को देखते हुए टाइप 2 डायबिटीज़ डॉक्टर उनको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट सजेस्ट करता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट को फास्टिंग में बुलाया जाता है, यानी जो पेशेंट रिस्क पे होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस के लिए, उसको हम कहते हैं कि आप 12 घंटे तक रात को कुछ नहीं खाएंगे और सुबह सवेरे आके उनका हम फास्टिंग में यानी निहार में उसका शुगर का टेस्ट करते हैं और फिर उसको 75 ग्राम ग्लूकोज जो है वो पानी में मिक्स करके पिला देते हैं। अब हमने उसका इंसुलिन का रिस्पांस देखना है, उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखनी है कि आया जो हमने 75 ग्राम ग्लूकोज उसको पिलाया है वो हम देखते हैं 4 आवर्स तक कि आया वो नॉर्मल बॉडी उसको कंट्रोल कर रही है या नहीं। अगर हम इस निचले ग्राफ को देखें तो 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर 4 आवर्स पे इस ब्लू लाइंस में अगर देखें तो इन सब की वैल्यू 2 और 3 आवर्स पे 200 से कम आ रही है। सो ये बंदा जो है इसका बॉडी का रिस्पांस अच्छा है, इंसुलिन का रिस्पांस अच्छा है। 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद इन 3-4 आवर्स में इसका ग्लूकोज लेवल 200 से या 180 से ऊपर नहीं गया। इट मीन्स के ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ नॉट एट रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस। लेकिन एक दूसरा बंदा अगर है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है और उसका ग्राफ का कर्व कुछ इस तरह आ रहा है कि 3 आवर्स पे उसका शुगर 200 से ऊपर जा रहा है और 4 आवर्स पे मुसलसल ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि उसकी बॉडी का इंसुलिन जो है वो लेवल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या रिसेप्टर में कहीं पे मसला है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ग्लूकोज मुसलसल हाई रहता है और ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। सो ऐसे पेशेंट को हम फिर कहते हैं कि आपको ग्लूकोज जो है वो टॉलरेट आपकी बॉडी नहीं कर रही, सो आप टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो आपने डेवलप कर लेना है या कर लिया है। लिहाजा आप उसके लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट प्लान को चेंज करें और इसकी मैनेजमेंट करें शुगर को कंट्रोल करने के लिए। सो ये है होल ऑर्गेनिज्म की एक एग्जांपल जिसको हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम आइसोलेटेड ऑर्गन्स को भी ले सकते हैं, टिश्यू की स्लाइसेस ले सकते हैं या होल सेल। आजकल सेल लाइन या सेल कल्चर टेक्निक्स जो है वो आ गई हैं कि हम एक सेल्स को ग्रो करते हैं, जैसे बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास को ग्रो करते हैं पेट्री डिश के अंदर और उसको बॉडी जैसा एनवायरनमेंट देते हैं और फिर उसके अंदर पाथवेज को स्टडी करते हैं। इसी तरह टिश्यूज़ के किसी स्लाइस के अंदर किसी पाथवे को हम स्टडी कर सकते हैं या एक पूरे ऑर्गन्स को हम के अंदर किसी एक ख़ास पाथवे को जो है वो टारगेट करके उसको स्टडी कर सकते हैं। सेकंड मेन हमने कहा कि यूटिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोब्स जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मेटाबॉलिक प्रोब्स क्या है कि इट्स काइंड ऑफ मार्कर्स जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट पे किसी एंजाइम की फंक्शन को जानने के लिए। यानी एक मेटाबॉलिक पाथवे है, अगर उसके अंदर हम कोई इनहिबिटर्स ऐड करें या उसके अंदर हम कोई म्यूटेशन कर दें, उसके लिए जो डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन कर लें, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर हम किसी मेटाबॉलिक पाथवे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक एंजाइम के बारे में जानना चाहते हैं इसका फंक्शन क्या है, तो उसमें हम म्यूटेशन कर लेंगे उस एंजाइम के अंदर, उसकी डीएनए के अंदर, या उसके एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए कोई हम इनहिबिटर ऐड कर लेंगे ताकि एंजाइम फंक्शन लॉस कर लें। तो उससे हम ट्रेस आउट कर सकते हैं कि इस बायोकेमिकल पाथवे में इस एंजाइम का क्या रोल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स जो है इसको मोस्टली इसी तरह स्टडी किया गया है। सो ये इसमें होता क्या है बेसिकली थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मेटाबॉलिक प्रोब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक पाथवे है, फॉर एग्जांपल इट्स अ ग्लाइकोलिसिस पाथवे जिसमें एक रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है जिस पे एंजाइम 1 एक्ट करके उसको प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट बी एक और एंजाइम है, एंजाइम उसके लिए ये सबस्ट्रेट का काम कर रहा है और ये इसको सी में कन्वर्ट कर रहा है और सी जो है वो डी में कन्वर्ट हो रहा है। हर स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि देयर आर मोर देन 2000 एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। अब जब अगर हम
कोई मेटाबॉलिक प्रोब यूज करना चाहते हैं कि एंजाइम कि इसमें जो है एंजाइम 2 का क्या फंक्शन है, तो एंजाइम 2 को हम या तो उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर लेंगे, डीएनए इसकी डीएनए की मॉडिफिकेशन कर लेंगे, या फिर इसके अंदर इनहिबिटर ऐड कर लेंगे तो एंजाइम फंक्शन लॉस कर जाएगा। अब जो ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि ये एंजाइम सही फंक्शन कर रहा है। अब जब ये बी से सी में जाएगा तो ये एंजाइम चूंकि फंक्शन लॉस कर गया है ड्यू टू इनहिबिटर्स जो हमने ऐड किए हैं या जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो सबस्ट्रेट बी सी में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इस बी वाले सबस्ट्रेट की अकोमुलेशन होगी। जब हम इसको टेस्ट पे मेजर करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन अच्छी खासी ज़्यादा आएगी, जिससे हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस एंजाइम का फंक्शन ये था कि ये सबस्ट्रेट बी को सी में कन्वर्ट कर रहा था। सो इस एंजाइम का फंक्शन जो है वो हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। या अगर कोई और मेटाबॉलिक एरर है उसको हम फाइंड आउट करने हैं तो किसी ऐसे ख़ास एक टारगेट कर सकते हैं एंजाइम को और उसके फंक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट पाथवे जो है, जो कि थोड़ा सा पुराने जब हमारे पास डीएनए मॉडिफिकेशन या इनहिबिटर्स मौजूद नहीं थे तो हम आइसोटोप्स के तरीक़ाकार को यूज़ करते थे। दीज आइसोटोप्स बेसिकली क्या है, दिस अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स इन इट। सो इन आइसोटोप्स को जब हम लेबल करते हैं और फिर उस मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करते हैं जो कि पाथवे में इन्वॉल्व है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इस ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ हम कोई आइसोटोप्स जो है वो लेबल कर लेते हैं, तो वो पाथवे जहाँ जहाँ से होके जाएगा तो उसको हमें ट्रेस आउट करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये लेबल्ड होगा तो ये सर्टन फ्लोरेसेंस जो है वो इमिट करेगा या कोई और सिग्नल हमें देगा जिसको हम रियल टाइम में स्टडी कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर इसी तरह का हमने जिस तरह प्रीवियस पाथवे पढ़ा है कि एक पाथवे है जो इस तरह से हमें एक एंड प्रोडक्ट बन के आ रही है, अब हम अगर इस स्टार्टिंग मटेरियल को जो कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस के केस में ग्लूकोज है और इसको किसी आइसोटोप से लेबल कर लें, और आइसोटोप जब लेबल होगा तो वो सर्टन जो है वो सिग्नल देगा ऑफ कोर्स, तो जहाँ पे प्रोडक्ट की अकोमुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई एंजाइम जो है फंक्शन नहीं कर रहा। इट्स सिमिलर टू लाइक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंस ऐसे, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ को एंजाइम के साथ लेबल करते हैं और जितने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगे उतने ज़्यादा एंजाइम होंगे और उतने ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसमें भी यही है कि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट ए जो है फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ए है जो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर इस बी को फिर सी में कन्वर्ट होना है, लेकिन किसी एंजाइम की जो कि इनबोर्न एरर की वजह से है या किसी और भी रीजंस की वजह से डिफिशियंसी है या डिफेक्ट है, तो ये बी से सी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो अकमुलेशन होगी इस प्रोडक्ट बी की और जिसकी वजह से आइसोटोप सिग्नल देगा। इट मीन्स के बी जो है प्रोडक्ट जो है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन रियल टाइम, जिसकी वजह से हमें एक पाथवे को ट्रेस आउट करने में हेल्पफुल होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर द बेसिक्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।